डियर स्टूडेंट, आज से हम लोग एक नया टॉपिक दिल्ली सल्तनत का स्थापक, आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत शुरू करने जा रहे हैं। एक बहुत ही आकर्षक विषय है क्योंकि इसके बहुत सारे अवशेष आपको दिल्ली में या जहाँ जहाँ उनका प्रशासन का प्रसार था सभी जगहों पे उनकी स्थापत्य या भवनें जो है मिलती हैं। और हर व्यक्ति, चाहे वो विद्यार्थी हो या फिर घूमने वाला हो, उसको आकर्षित करता है और वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर इस स्थापत्य, इस भवन के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ छुपी हुई हैं, इन भवनों को किसने बनाया, किस उद्देश्य से बनाया। तो ये सारी समस्या का समाधान जो है वो आज की क्लास में आपका होगा। जहां तक इतिहास का प्रश्न है तो इतिहास बहुपक्षीय होता है। मल्टी डायमेंशन होता है। और इसी मल्टी डायमेंशन में से एक पक्ष है इसका इतिहास का, वो है स्थापना। आर्किटेक्ट। ये जो स्थापत्य है इसकी एक विशेषता है कि ये इतिहास का आईना होता है। इतिहास का आईना का अर्थ क्या हुआ कि इसमें आप संपूर्ण इतिहास को देख सकते हैं। संपूर्ण इतिहास को अपरिवर्तित रूप से देख सकते हैं, बिना कोई तब्दीली किए हुए। अब इससे पहले हम लोग समझ लें, जो भूमिका में थोड़ी सी बात हमने की है कि हिस्ट्री क्या है, मल्टी डायमेंशनल, बहुपक्षीय। अर्थात आप इतिहास को सिर्फ राजा रानी की कहानियों का विवरण अगर मानते हैं तो गलत है। इतिहास की सर्वांगीणता इस रूप में व्यक्त की जा सकती है कि ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुपक्षीय है, इसमें एक पक्ष नहीं होता। जो राजा रानियों की बात कर रहे हैं वो उसका राजनीतिक पक्ष है। इतिहास के आर्थिक पक्ष भी होते हैं, इतिहास के सामाजिक पक्ष भी होते हैं, इतिहास के वैज्ञानिक पक्ष भी होते हैं, इतिहास के भौगोलिक पक्ष भी होते हैं। यानी इन जितने विषयों की बात मैंने की, जितने क्षेत्रों की बात मैंने की, उन सभी चीजों का इतिहास होता है या इतिहास में उन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। उसमें एक स्थापत्य भी है, एक आर्किटेक्ट भी है। स्थापत्य का, आर्किटेक्ट का एक दूसरा शब्द भी आप जान लीजिए, जिसको आप उस युग में बनाए गए भवन, जिस युग का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, उसी को स्थापत्य या इंग्लिश में आर्किटेक्ट कहते हैं। और एक पक्ष है इतिहास का, आर्किटेक्ट, स्थापत्य, लेकिन ये ऐसा पक्ष है जो इतिहास का आईना है। यहां से समझ टर्न कर रही है। ये इतिहास का आईना कैसे है कि जब हम आर्किटेक्ट को देखते हैं, किसी भवन को देखते हैं, तो उसमें उस युग के इतिहास के सारे पक्ष दिखाई पड़ते हैं।
उदाहरण के लिए भवन से सबसे पहली बात यह पता चलती है कि उस काल में समृद्धि कैसी थी, प्रॉस्पेरिटी कैसी थी। अगर भवन बहुत मजबूत बना हुआ है, भवन में बहुत अलंकरणों का प्रयोग हुआ है, तो इस बात का पता चलता है कि आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। जैसे उदाहरण के लिए खिलजियों के काल में भवन में सुंदरता है, लेकिन तुगलक के काल में भवन में सुंदरता नहीं है। तो इससे ये पता चलता है खिलजियों के पास में प्रॉस्पेरिटी समृद्धि थी, तुगलकों के काल में प्रॉस्पेरिटी घट गई। पता चलता है। इसके अलावा उस भवन में बहुत सारी चीजें प्रयुक्त हुई हैं बनाने में, तो उससे रॉ मटेरियल के बारे में पता चलता है कि कौन कौन से रॉ मटेरियल पाए जाते थे। टेक्नोलॉजी का पता चलता है कि किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा अगर उस भवन में चित्रकारी का, मूर्तिकारी का प्रयोग किया गया है, तो उससे उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलती है कि समाज कैसी थी, कैसा था। खजुराहो के मंदिरों जो स्थापत्य का एक रूप है, उसमें शायद मूर्ति कला से पूरे खजुराहो के मंदिर को भर दिया गया है। जो उस समय के राजनीतिक के जीवन में जो चीज उभर के सामने आई थी कामुकता का, उसका दर्शन होता है। तो इस तरीके से कहा जाए कि जो स्थापत्य है वो इतिहास का आईना होता है। उससे उसके राजनीतिक जीवन का ही पता चलता है कितना मजबूत था, उसके आर्थिक जीवन का ही पता चलता है, उसके सामाजिक जीवन का ही पता चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपरिवर्तित रूप से अनचेंज तरीके से जो है वो हम लोगों को दिखाई पड़ता है। पुस्तकें हैं, उसमें बाद में चल करके दूसरा लोग छापा तो चेंज कर लिया, अलग बात। लेकिन जो स्थापत्य है, जो बिल्डिंग्स है, उसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं हुई। तो उससे हमको जिस प्रकार का इतिहास था उस युग में, बहुत समय गुजरने के बाद भी उसी प्रकार के इतिहास का दर्शन हमें होता है। तो ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है स्थापत्य के परिवेश में। क्लियर? अब देखिए, इसको आगे बढ़ाते हुए एक सेक्शन हुआ इसका, इसको आगे बढ़ाते हुए भूमिका को इस ढंग से बातें की जा सकती हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य है, इस दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य की निम्न विशेषताएं थी। ठीक है, उसमें पहली विशेषता यह थी कि पूर्व के स्तंभ एवं धरण के साथ मेहराब का प्रयोग किया गया।
दूसरी विशेषता इसकी ये थी कि अलंकरण में हेतु और बस की विधि का प्रयोग किया। तीसरी विशेषता ये थी कि स्थापत्य तकनीक तो विदेशी थे, परंतु कारीगर एवं सामयिक सामग्री देशी। तो ये सब कुछ विशेषताएं थी जो दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य में हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहली बात कि जब तुर्क लोग भारत में आए तो क्या जरूरत पड़ी उनको बिल्डिंग बनाने की। आखिर अनिवार्यता क्या थी, आवश्यकता क्या थी। तो तुर्कों के लिए अनिवार्यता आवश्यकता एक चीज की बहुत ज्यादा थी कि वो लोग के लिए क्षेत्र नया था, तो दैनंदिन नई नई तरह की समस्याओं का उन लोग को सामना करना पड़ता है। इसलिए उन सभी समस्याओं पर दैनंदिन विचार बहुत ही जरूरी था, यानी प्रतिदिन। और तुर्क लोग सामंती व्यवस्था के तहत अलग अलग संगठित थे, यानी कोई एक सामंत है उसका अलग फौज है, दूसरा सामंत का अलग फौज है, और सभी लोग के बाड़े अलग अलग रहते हो। हर समय तो युद्ध होता नहीं था कि सभी लोग एक जगह एकत्र हो। तो इसलिए इन लोग के लिए मस्जिद सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रही, क्योंकि यही वो स्थल था जहां दैनंदिन रूप से लोग मिल सकते थे और यहाँ दैनिक विचार विमर्श वो लोग कर सकते थे। इसलिए आप गौर से देखिएगा कि शुरुआती दौर में मस्जिदें ज्यादा बनी, जिस पीरियड का हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, सिर्फ मस्जिदें ही नहीं बनी, बल्कि यह वो युग था जिसमें भारत में मजार का बुनियाद डाला गया, यानी मकबरा का बुनियाद डाला गया। मजार और मकबरा में एक अंतर है। अंतर क्या है कि यदि धार्मिक व्यक्ति का कब्र को पक्का कर दिया जाता है या आर्किटेक्ट का रूप दे दिया जाता है तो इसको मजार बोलते हैं, और गैर धार्मिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के कब्रों को का जो स्थापत्य रूप दिया जाता है, आर्किटेक्ट शेप दिया जाता है, उसको हम लोग मकबरा बोलते हैं। तो मकबरे की जो बुनियाद पड़ी, और ये भारतीय परिवेश में कहा जा रहा है, वैश्विक परिवेश में दूसरे जगहों पे ये परिपाटी शुरू हुई थी, इसके प्रमाण मिलते हैं, लेकिन भारत में ये परिपाटी नहीं थी। तुर्की सत्ता स्थापित होने से बहुत पहले ही भारत में मुसलमानों का आगमन हो चुका था। जिस समय इस्लाम धर्म का उदय हुआ उस समय केरल का तट यानी केरल का इलाका जो था वो मुसलमानों की आबादी से भर रहा था। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेशन होता है, आक्रमण होता है,
712 में सिंध पर, तो उस समय मुसलमान थे। इसके अलावा बहुत सारे सूफी साधकों का आगमन हुआ, जिसके कारण मुसलमानों की आबादी बढ़ रही। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले भारत में मुसलमान अस्तित्व में थे। तो इनके कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है कि इनके समय में मज़ारों का या मकबरों का अस्तित्व नहीं था। दिल्ली सल्तनत में पहली बार जो मकबरों का अस्तित्व डाला गया वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा। तो इस तरीके से मस्जिदें बनी, मकबरे बने और भी दूसरी प्रकार की इमारतें बनी। और भारत में पहले से तुर्क जिस समय आए उसमें मंदिरों का अस्तित्व चल रहा था। मंदिर आपको गुप्ता पीरियड से बनना शुरू हो गया था। तो इस समय तक आते आते भारत में स्थापत्य का बहुत विरहद रूप मंदिर के रूप में दिखाई पड़ता है। और इस समय 3 शैलियां मंदिर निर्माण की उदित हो चुकी है। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली मंदिर निर्माण की शैली थी। और दक्कन ट्रैप में, जिसको दक्षिणापथ बोला जाता है, इसको आप मान सकते हैं विंध्याचल से लेकर करके जो तुंगभद्रा नदी तक का इलाका है, यहाँ जो स्थापत्य का रूप हुआ इसको बेसर शैली बोलते हैं। चालुक्यों के द्वारा यह शैली विकसित की गई। बेसर शैली में द्रविड़ और नागर दोनों का सम्मिलित रूप दिखाई पड़ता है। क्लियर? तो जो मंदिर बनते थे, अब वहां हम टॉपिक पर आते हैं, तो उस मंदिर में का जो प्रयोग होता था तो उसमें 2 चीजें थी, एक स्तंभ और दूसरा धरण। तो स्तंभ का मतलब क्या हुआ कि इस ढंग से पिलर रहता था और 2 पिलरों के बीच में धरण यानी बेड़ी, बरेड़ी आप लोग ठेठ भाषा में अपने देहात में बोलते होंगे, वो डाल दिया जाता था। लकड़ी की जो है वो चौड़ी चौड़ी पट्टी क्षैतिज रूप से बिछा दिया जाता था और उसके भी जो खाली जगह होते थे उसमें ईंटें भर दी जाती थी और इस ढंग से ऊपर में फिर लेप लगा दिया जाता था प्लास्टर का और छत तैयार हो जाता था। तो जो मंदिर का शेप था उसमें स्तंभ और मेहराब का इस्तेमाल किया। तुर्क लोग जब आए तो इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पे किया। हम जब आगे बढ़ेंगे तो दिखाएंगे कहां कहां हुआ। लेकिन एक नई तकनीक लेकर के आए और वो तकनीक थी मेहराब। ये एक नयापन था स्थापत्य का। मेहराब क्या था कि अर्ध गोलाकार संरचना, ये वाला जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, तो ये कैसे बनता था? बहुत मजबूती आती थी इसमें कि ईंटों को तिरछा रख करके सजाया जाता था और एक अर्ध गोलाकार संरचना बना दी जाती थी। तो ईंटों को एक दूसरे पर सजाने से, अर्ध गोलाकार संरचना बनाने से, वो जो अर्ध गोलाकार संरचना बनी उस पर अधिक क्षमता सहन करने की ताकत आ जाती थी। अगर सिर्फ धरण का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, क्षैतिज रूप में कोई चीज जो है वो बिछा दिया और उस पर जो छत को ढाल रहे हैं या उसको कोई भार दे रहे हैं, तो ले लेता था धरण। लेकिन समय ऐसा आता था कि वो टूट भी जाता था, यानी उसकी ड्यूरेबिलिटी कम थी। लेकिन उसके स्थान पे अगर मेहराब का इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता था, बहुत ज्यादा टिकाऊ होता था। इसलिए उस समय की बिल्डिंगें आज तक सुरक्षित हैं। चाहे मुगलों का ले लीजिए, चाहे तुर्कों का ले लीजिए। और बाद में अंग्रेज भी आए तो इस मेहराबी तकनीक का प्रयोग अपने सारे बिल्डिंग में किया। यहाँ तक कि बड़े बड़े पुल जो उन्होंने बनाए, रेलवे के पुल, उसमें भी मेहराबी तकनीक का इस्तेमाल किया। तो ये विशेषता थी। दूसरी कि चूंकि इस्लाम धर्म में चित्र बनाना या मूर्ति बनाना निषिद्ध था, यहाँ के मंदिरों में अलंकरण में मूर्तियों का प्रयोग होता था।
देखिए, आप किसी भी मंदिर में जाइए तो आप देखिएगा कि एक गर्भगृह में मुख्य मूर्ति है, लेकिन उसके साथ साथ दीवारों पे या उसके ताकों पे बहुत सारी मूर्तियां मिलेंगी। तो ये सब मूर्तियां पूजनीय नहीं हुआ करती थी। अब लोग पूज ले, अलग बात है। ये जो दीवारों पे मूर्ति कला था, ये अलंकरण था, सजावट था। चूंकि तुर्क लोग जिस धर्म को मानने वाले थे उसमें ये चीज निषिद्ध था, इसलिए उसके जगह पर अरबस्क विधि को अपनाया। अरबस्क विधि क्या था कि अरबी के लेटर को खूबसूरती के साथ लिखना। जो आयात होती हैं, जो लेटर होता है, उस लेटर को आप इंग्लिश में दें कर्सिव राइटिंग, तो कर्सिव राइटिंग थोड़ा खूबसूरत हो जाता है। तो उसी ढंग से अरबी को सुलेखन करना, कैलीग्राफी करके लिखना अरबस कहलाता है। तो तुर्कों की इमारतें अरबी आयतों से भरी पड़ी मिलेंगी। आप 2.5 दिन का झोपड़ा देखिएगा, कोई चीज आकर्षित करे या ना करे, लेकिन उसके प्रवेश द्वार पर जो पूरा गोलाकार आकृति अरबी में लिखी हुई है, पढ़िए ये मत पढ़िए, आपको उसकी सुंदरता आकर्षित करेगी। तो उसको बोला इसका ऐसा। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, टेक्नोलॉजी तो ये लोग लेकर के आए मध्य एशिया से, तुर्क लोग, लेकिन कारीगर लेकर के तो नहीं आए। कारीगर और सामग्री सब यहाँ की थी, भारत की थी। तो इसलिए शुरुआती दौर में जो मॉन्यूमेंट्स बने तुर्क के द्वारा, वो बहुत आकर्षक नहीं बन पाए, बहुत भद्दे बने, क्योंकि जो यहाँ के कारीगर थे वो तुर्कों के तकनीक से परिचित नहीं थे, और जो तुर्क लोग थे वो यहाँ के कारीगरों से परिचित नहीं थे। तो इस प्रकार से जो आरंभिक जो तुर्क मॉन्यूमेंट्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं आ पाया है, भद्दापन आया है। और जो तुर्कों की एक तकनीक थी जिसको हम लोग मेहराब बोलते हैं, तो शुद्ध मेहराब का निर्माण भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ के जो कारीगर तो मेहराब बनाना जानते ही नहीं। तो बताया गया तो जो वास्तविक मेहराब था वो भर करके नहीं आता। ये हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य को हम लोग वंशों के आधार पर बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला वंश कौन था? तो ममलूक वंश था। तो हम लोग एक हेडिंग देंगे, ममलूक स्थापत्य। यानी ममलूक आर्किटेक्ट। अब देखिए, जहां तक ममलूक स्थापत्य की बात है, तो इसमें जिन लोगों ने योगदान दिया ममलूक स्थापत्य में, तो उसमें तो कुल 11 शासक हुए, है ना? आपको याद है ना? ममलूक शासकों में 11 शासक हुए, लेकिन रहा उसमें ऐबक का रहा, इल्तुतमिश का रहा, और थोड़ा सा बर्बन का। यानी 11 शासकों में सिर्फ 3 शासकों ने ही जो है वो स्थापत्य के क्षेत्र में जो है योगदान किया ममलूक शासक। उसमें अगर गौर से देखा जाए तो सबसे पहली जो इमारत थी वो कुतुब मीनार थी। सॉरी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद था। देखिए, आरंभिक जो तुर्क आर्किटेक्ट है
उसका केंद्र सभी का, माने दिल्ली में कोई है तो एक जगह पर है, और वो केंद्र है मेहरौली। मेहरौली तो अब दिल्ली से के अंदर में है, लेकिन पहले दिल्ली से बाहर हुआ करता था। तो मेहरौली में ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मिलेगा, मेहरौली में ही कुतुब मीनार मिलेगा, मेहरौली में ही आपको अलाउद्दीन का अलाई दरवाज़ा मिलेगा, मेहरौली में ही आपको इल्तुतमिश का मज़ार मिलेगा, मेहरौली में ही इल्तुतमिश के बेटे नासिर महमूद का मकबरा मिलेगा, जो भारत का पहला मकबरा है। तो कहने का मतलब ये है कि वही सेंटर था, वही केंद्र था, और ऐसी परिस्थिति में मेहरौली में ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। ये सबसे प्रथम इमारत थी। और इस इमारत का जो उद्देश्य था बनाना, वो नमाज के साथ साथ, नमाज तो इनके लिए महत्वपूर्ण था, वो तो अलग बात था, लेकिन नमाज के साथ ही एक इससे भी बड़ा उद्देश्य इनके लिए था कि दैनिक विचार विमर्श। ये एक ऐसा जगह था कि जहां पर सुल्तान भी, कमांडर भी, सैनिक भी, सभी एक जगह एकत्र हो जाते थे, और दिन में 5 बार। तो एक ऐसा स्थल था जिसमें जिसको भी जो बात होती थी वो आपस में शेयर करते थे, और तुर्क सत्ता की स्थापना के आरंभिक बेला में इस प्रकार के विचारों का आदान प्रदान अनिवार्य था, क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान यदि नहीं होता तो फिर अभियानों में सशक्तता नहीं आती। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मस्जिद का इस्तेमाल सिर्फ नमाज के लिए शुरू में नहीं हुआ, बल्कि मस्जिद का इस्तेमाल दैनिक विचार विमर्श के लिए भी हुआ। और ये जो बनाया गया ये प्रथम इमारत, ये पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। इसका हेडक्वार्टर था राय पिथौरा। यहीं पर 27 जैन मंदिर निर्माणाधीन थे। नहीं, सरस्वती मंदिर, सॉरी, का सामग्री, यानी उसको बनाने के लिए सामग्री होगी, या फिर भग्नावशेष होगा, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। मंदिर सरस्वती मंदिर था नहीं, लेकिन या तो पूर्व के बने हुए थे जो टूट गए, या फिर नए बनाने थे, बने नहीं, उसके रॉ मटेरियल रखे हुए थे। तो उस समय जो हिंदू आर्किटेक्ट था, उसमें जो बनाने की विधि थी कि पत्थरों में मूर्तियों की खुदाई की जाती है। जैसे आज ईंट आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे ईंटों पर जो है उसका कंपनी का सिंबल रहता है, स्वस्तिक छाप, तो ये छाप, वो छाप, या कोई नाम भी लिखता है बहुत सा। तो उसी तरीके से उस समय जो था, जो पत्थर के ईंट बनते थे, उसमें विभिन्न प्रकार के मूर्तियों की आकृति होती थी। वो मूर्तियां पूजने नहीं होती थी। इसीलिए आप गौर से देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, मस्जिद, मुसलमानों के यहाँ मूर्ति पूजा निषिद्ध है, लेकिन उसके सारे पत्थरों पर जो है वो मूर्तियां उकेरी गई। तो ऐसा क्यों? जब इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा निषिद्ध है, नहीं होना चाहिए, तो फिर उस मस्जिद में मूर्ति युक्त पत्थर क्यों लगाए गए? क्या वो लोग इस्लाम के इस नियम से अवगत नहीं थे?
ये एक प्रश्न है जो हिस्टोरियन को देना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय के जो पत्थर तकनीक थी भवन में प्रयोग करने के लिए, तो पत्थर का रूप ही इस ढंग से बनाया जाता था कि उसमें मूर्तियां रहती थी। जैसे आजकल के ईंटों में बहुत सारे सिंबल रहते हैं। तो उसी से इस प्रथम इमारत कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया। इस मस्जिद का मकसूरा एवं किबला लिबान काफी आकर्षक है। आप मस्जिद में गए होंगे, देखे होंगे कि एक सबसे लास्ट वाली जो दीवार होती है, तो उसमें जहां पर इमाम नमाज पढ़ाता है वो धंसी हुई होती है दीवार, और उसमें डिजाइनिंग बना होता है। एक तो ये दीवार है ना, तो ये एक व्यक्ति के लिए एक जगह पर अंदर में धंसी हुई रहती है और उसमें सजावट रहती है। उसी को किबला लिबान के नाम से जाना जाता है। और जो अंतिम दीवार होती है उसको मकसूरा बोलते हैं। तो इसमें अच्छी सजावट की गई है। यानी पूरा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को देखिएगा तो आकर्षक नहीं लगेगी, लेकिन मेंबर के पास जाकर के मकसूरा और किबला लिबान देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, आकर्षित चीज है, अच्छी चीज है। और साथ ही साथ सेहन का भी प्रयोग किया गया। सेहन का निर्माण किया गया है, और बाद में चल करके ये ऐबक नहीं किया है, इल्तुतमिश ने इसमें वृद्धि की। यानी इल्तुतमिश ने उसके सेहन के एरिया को बढ़ा दिया। इसका निर्माता कौन था? तो ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अब देखिए यहां इल्तुतमिश ने जो वृद्धि की उससे क्या पता चलता है? जो शुरू में हमने बातें कही थी कि मस्जिदों का इस्तेमाल सिर्फ नमाज के लिए नहीं होता था, बल्कि आपसी विचार विनिमय के लिए होता था। तो इल्तुतमिश के समय में क्या हुआ? और संख्या तुर्कों की बढ़ी, तो इसका मतलब और बड़ा स्पेस की जरूरत पड़ा और ज्यादा लोग आने लगे मस्जिद में, तो इसलिए उसके सेहन को बढ़ा दिया। सेहन का मतलब समझते हैं? आंगन। आज की नवीन मस्जिदें बन रही उसमें आंगन नहीं है जगह की कमी की वजह से, लेकिन जितनी पुरानी मस्जिदें हैं सब में आप देखिए कि आंगन मिलेगा। जैसे दिल्ली का जामा मस्जिद, तो अंदर बड़ा हुआ बिल्डिंग है, उसके बाद सेहन है, पूरा खुला हुआ मैदान के नुमा है, और तब जाके प्रवेश द्वार है। जो खुला हुआ एरिया मस्जिद को सेहन बोलते थे। तो ये इस्तेमाल होता था डिबेट के लिए या आपसी विचार विनिमय। इसलिए जितने प्राचीन मस्जिदें हैं उन सबों में सेहन का इस्तेमाल हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये तो पहली इमारत हुई। दूसरी इमारत जो थी, जो ऐबक ने बनाई थी, वो था कुतुब मीनार। ठीक है ना। इसका भी निर्माता जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ऐबक 3 मंजिला बनाना चाहता था इसका। ठीक है ना। परंतु 1 मंजिल बनाने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। 1 मंजिल ही बना पाया था वो। तो बाकी का मंजिल किसने बनाया?
इल्तुतमिश ने बनाया, और वो भी कब? तो 1331 में। उसके बाद फिरोज शाह के समय में बिजली गिरी, तो उससे उसका जो चौथा मंजिल था वो टूट गया। तो फिरोज शाह ने मरम्मत कराई, और मरम्मत के बाद 5 मंजिला ये इमारत हो गया। क्लियर? पूरी बात यह है कि शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक में उद्देश्य था उसका 4 मंजिला बनाने का, ठीक है ना। तो वो एक ही मंजिला बनाने के बाद मर गया, तो बाकी के जो 3 मंजिला थे अधूरे रहे थे। तो जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तो उसने बाकी के 3 मंजिल पूरे कराए। इस तरीके से 4 मंजिल का उद्देश्य पूरा हो गया। और जब फिरोज शाह तुगलक का समय आया तो बिजली गिरने के कारण जो ऊपर का चौथा मंजिल था वो टूट गया। तब फिरोज शाह ने उसकी मरम्मत कराई और फिर एक और तल्ला जो है जोड़ दिया। इस तरीके से वर्तमान समय में 5 मंजिला भवन। क्या है? 5 मंजिला भवन। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था इस भवन के बनाने का, किस उद्देश्य से ये बना था, तो इस पर इतिहासकारों के बीच विवाद है। कुछ कहते हैं अजान देने के लिए, यानी इस पर खड़ा होकर के अजान दिया जाता था। कुछ कहते हैं कि विजय स्तंभ के रूप में, क्योंकि भारत को जीता था इसलिए एक विजय स्तंभ के रूप में इस्तेमाल किया। कुछ कहते हैं कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो उस समय के एक सूफी थे उनकी स्मृति में बनाया गया। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं इस परिवेश में। बख्तियार की स्मृति, ठीक है। अब हर इतिहासकार अपने हिसाब से अपनी अपनी बात बोलता है। कौन सही है अभी तक पता नहीं चल पाया है। अगर तर्क के खातिर ही माना जाए तो ज्यादा माना जाता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में। इसका नामकरण इसीलिए कुतुब मीनार रखा गया। इसकी आकृति जो है अगर कहा जाए तो 72.5 मीटर ये ऊंचा है, ठीक है। और आधार इसका जो है नीचे में बेस 15 मीटर और शीर्ष 3 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर में पतला है और धीरे धीरे नीचे आकर के मोटा होता हुआ चला गया। ये इसकी बात हुई। उसके बाद उत्तर में प्रवेश के लिए सीढ़ी है। उत्तर में प्रवेश द्वार है, ठीक है। और कुल 375 सीढ़ियां हैं। ऊपर चढ़ने के लिए अब तो खैर प्रवेश द्वार में दरवाजा लग गया है, अब आप नहीं चढ़ सकते हैं, मना है, लेकिन पहले लोग चढ़ा करते थे। उसके बाद 3 मंजिला जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और 2 मंजिला सफेद पत्थर से। ऊपर का जो 2 मंजिला है सफेद पत्थर से। और इसमें भी अरबस्क विधि का प्रयोग किया गया है। अरबस्क विधि आपको बता चुके हैं कि कुरान की आयतें उसमें लिखी जाती थी
तो ये चीज बहुत आकर्षक लगती है कुतुब मीनार को देखने में। अब तीसरा जो इमारत है उसको बोलते हैं, और ये सब कहाँ है? दिल्ली में है। जो पहला दूसरा आपने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित, ये दोनों कहाँ है? दिल्ली में। और उसके बाद तीसरा जो इमारत है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में। ऊपर वाला दोनों दिल्ली में है और ये कहाँ है? अजमेर में है। और इसका निर्माता जो है ऐबक है। ये 3 ऐसी बिल्डिंगें हैं जिसका निर्माता ऐबक है। उसमें से एक कुतुब इस्लाम मस्जिद, दूसरा कुतुब मीनार और तीसरा 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन के नामकरण पर 2 विचार है कि आखिर ऐसा नामकरण क्यों किया गया भाई। तो इस पर 2 विचार है। पहला विचार इसका यह है कि 2.5 दिन का मेला लगता था यहां पर, जहां पर मस्जिद बनाई गई। और दूसरा विचार यह है कि मस्जिद को ही 2.5 दिन में बना दिया गया, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। ये 27 जैन मंदिरों के भग्नावशेष पर बनाए गए हैं। इसमें 5 प्रवेश द्वार हैं। कितना? 5। जिसमें से बीच वाला जो प्रवेश द्वार है वो काफी आकर्षक है। इसी में जो है अरबस्क विधि का प्रयोग किया गया है। ये अगर अजमेर आप जाइएगा तो देखिए कि जहां पर ख्वाजा मोइन चिश्ती का दरगाह है, तो इस साइड में दरगाह है और इस साइड में 2.5 दिन का झोपड़ा है। तो यहां भी जो तुर्क सेना आई थी तो इसी उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। इस मस्जिद में आप जाइए, देखिए कि घोड़ा के बांधने का अस्तबल बना हुआ है जिसमें सैनिक रहते हैं। बहुत कम मस्जिदों में आपको ऐसी व्यवस्था मिलेगी, लेकिन यहाँ थी। और अगर 2.5 दिन में बन गया था ये मस्जिद तो कोई अचंभा की बात नहीं है, क्योंकि इस मस्जिद का निर्माण के लिए जो सामग्री थी वो तो 27 जैन मंदिर निर्माणाधीन थे, वहां पर उसी की सामग्री थी। रॉ मटेरियल लाने की जरूरत उनको पड़ी नहीं कहीं से, उसी का इस्तेमाल कर लिया। और उस समय जो बिल्डिंग बनते थे वो पत्थरों को एक दूसरे पर रख करके जोड़ करके, कोई प्लास्टर या मटेरियल्स की जरूरत नहीं। तो आज भी आप जाइएगा तो बिल्डिंग दिखेगा आपको कि एक पत्थर दूसरे पत्थर पे रखा हुआ है। इस ढंग से पिलर बन गया। इसी से छत जो है, तो छत में वही जो शुरू में हम लोगों ने कहा कि धर्म विधि का, यानी लिंटर दे करके जो है वो पत्थर रख दिया गया है ऊपर में। तो इसी ढंग से हम बरसात के मौसम में घूमने गए थे तो छत से पानी पूरा बजाते तौर पे गिरता था धार के साथ। तो छत किस लिए बनाया गया था? तो सिर्फ धूप से बचने के लिए, पानी से नहीं बच सकते थे। यह हो सकता है उसमें लेप वगैरह लगाया गया हो, टूट गया हो, लेकिन अभी के परिस्थितियां में जो है वो साफ देख रहे कि पत्थर एक दूसरे पर रखा हुआ है, तो 2.5 दिन में बन सकता है। तो ये वो 3 इमारतें हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई। अब देखिए 2 चीजें और छूट गई हैं जो हम बताना चाहते हैं। उसमें एक है नासिरुद्दीन का मकबरा।
दूसरा है इल्तुतमिश का मकबरा। और तीसरा है बलबन का मकबरा। ये दोनों का निर्माता इल्तुतमिश और इसका निर्माता बलबन स्वयं। स्थानाभाव के कारण इसका व्याख्या नहीं बोर्ड पर लिखा जा रहा है, तो पूरी बात समझ लीजिए कि नासिरुद्दीन महमूद कौन था, तो इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था। बंगाल को जीतने के बाद इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन को बंगाल का राज्यपाल बनाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश बीमारी के कारण 1228 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। हाँ, ऐसी स्थिति में पुत्र के लिए उसने भारत में पहला मकबरा बनाया। और ये मकबरा कोई सामान्य मकबरा नहीं था। आज भी मेहरौली में जहां पर कुतुब मीनार है, उसे 3 ही किलोमीटर की दूरी पर यह मकबरा है नासिरुद्दीन का। इसको गुफा का सुल्तान कहा जाता है। दूसरा सुल्तान गढ़ी का मकबरा भी कहते हैं। तो मकबरा ऐसा बनाया गया कि जैसे गुफा दिखाई पड़ता, उस गुफा के अंदर जो है वो उसका कब्र बना हुआ है। और यही नहीं, उसमें मस्जिदें बनाई गई, एक बड़ा स्ट्रक्चर्स बनाया गया। इस मकबरे से पहले भारत में मकबरे का कोई अस्तित्व नहीं था, इसलिए भारत में मकबरा का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। और इल्तुतमिश ने खुद अपने जीवन में अपने लिए मकबरे का निर्माण कराया। और अपने लिए जो मकबरे का निर्माण कराया वो कुतुब पैलेस में ही है, यानी जहां ये दोनों भवन है, यानी कुतुब इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार, वही एक साइड में जो है वो आपको इल्तुतमिश ने अपने लिए बनाया था। लाल पत्थर से बना हुआ है। तो इसमें उसने अपना मकबरा के साथ साथ उस मकबरे को एक घर के अंदर, चौकोर घर के अंदर बनाया है। एक मकबरा बना है, मकबरे के बाद जो है वो मकबरा एक घर के अंदर बना हुआ है और सभी लाल पत्थर से। तो ये भी एक परिपाटी चली दिल्ली सल्तनत में ही। उसके बाद के शासकों ने अपने जीवन काल में ही अपना कब्र बनाना शुरू कर दिया। जैसे सबसे जिसका जीता था एग्जाम्पल आपके बिहार राज्य में सासाराम है कि शेरशाह सूरी ने झील के अंदर अपना मकबरा बनाया। हालांकि इसमें डिस्प्यूट है कि उसमें उसका लाश है कि नहीं, क्योंकि वो तो पूरा शरीर ही ये हो गया था। तो अब ये भी लोग कहते हैं, क्या सच्चाई है वो अलग बात है। और फिर बलबन ने भी यहीं पर अपना मकबरा बनाया। बलबन के मकबरे की पहली विशेषता ये है, अंतिम विशेषता, कि शुद्ध मेहराब का प्रयोग सबसे पहले इसी के मकबरे में हुआ। मेहराब जिसके बारे में हम यहाँ वर्णन कर चुके हैं, तो अभी तक जितने भी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ तक कि इल्तुतमिश के मकबरे में भी तो शुद्ध मेहराब नहीं है। इसमें पहली बार है बलबन के मकबरे में कि शुद्ध मेहराब का प्रयोग किया गया। तो ममलूक स्थापत्य में इतनी ही सारी बातें आपको पढ़नी थी। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे खिलजी और तुगलक स्थापत्य कला। थैंक यू।